Okay, students, good morning to all of you and welcome to in my chemistry YouTube channel. थोड़ा अपना नहीं रहा आप, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, सभी लोग अच्छे से मनाइएगा। देखिए लास्ट में मैंने बताया था कि नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन व्यू ऑफ न्यूमेरिकल एंड थ्योरी आल्सो। ओके, देयर आर टू चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मतलब आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, अदरवाइज पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, थोड़ा लाइव जुड़ जाइए। नया चैप्टर है तो फर्स्ट डे आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स? 1 minute. व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स? सब लोग लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि फर्स्ट डे अगर आप लोगों ने क्लियर नहीं किया, there was internet problem, one of the most and major problem of the live lecture, you know very well. Okay, ओके, तो फिर से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, देख लो। नोट डाउन कर लो इसको। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाई वी आर स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारी मॉर्निंग से इवनिंग तक लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। ओके, फर्स्ट मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट तैयार करते हो, मम्मी वगैरह तैयार करती हैं, तो स्टार्टिंग होती है आपके, ठीक है, गैस, ठीक है। तो जब आप लोग गैस में वर्क करते हैं, खाना बनाते हैं, या फिर ओवन में खाना बनाते हैं, कहीं पर भी, ठीक, इंडक्शन में खाना बनाते हैं, तो वहाँ पे हीट का फ्लो होता है या टेम्परेचर का फ्लो होता है, ठीक है। अगेन वहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स यूज हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स यूज हो रहा है। अगेन जब आप लोग बाइक स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी एक क्लोज सिस्टम है इंजन, वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस वर्क करता है। ओके, तो मैक्सिमम जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स यूज होगा हीट के फॉर्म में। तो हमने जैसा डेफिनेशन बताया आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी नेटवर्क शायद, ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने, फिर समझ लो इसको। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the flow of heat. फ्लो ऑफ हीट समझते हो ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, हीट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, जैसा कि मैंने बताया ना कि बाइक का इंजन तुम्हारा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए क्लोज सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तब इसको एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं। चलिए, सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने एग्जांपल के फॉर्म में बताया। कुछ और ऑब्जेक्टिव है। लाइव सब कुछ सही चल रहा है ना, देखते रहिए आप लोग। देखो, तो इसका फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है कि
फीजिबिलिटी। इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, ये कौन डिस्कस करेगा, थर्मोडायनेमिक्स। क्यों, इसको भी हम पढ़ाएंगे आगे। देखो एक हमारे पास ये होता है, ये आगे सब पढ़ाया जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको मैं डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये अभी बस एग्जांपल हमको बता रहे हैं, इसको ये किस की एनर्जी होती है, ये एंथैल्पी होता है, चेंज अगेन टेंपरेचर एंड एंट्रोपी। किसी भी रिएक्शन के होने के लिए डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एच अगर प्लस और माइनस है डिपेंड करेगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो पहला इसका एग्जांपल, इसका मेन प्रोसेस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोसेस, ओके। फीजिबिलिटी में होता है होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी, ऑलराइट। तो किसी भी रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी नहीं होगी ये कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। अगेन सेकंड, ओके, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इसको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन एंड रिलेशन बिटवीन देम। देखो कोई भी रिएक्शन होती है तो वहां पे डिफरेंट टाइप की एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो बनेंगी उनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। ये सारा कुछ बताने के लिए थर्मोडायनेमिक्स, ओके। अगेन आता है कि जो, इसको रफ कर लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको रफ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एप्लीकेशन। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला एप्लीकेशन है किसी भी रिएक्शन की होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी, फीजिबिलिटी में होना या ना होना, ठीक है। सेकंड, जो रिएक्शन हो रही है उस टाइम पे नंबर ऑफ एनर्जीज आर फॉर्म एंड डिस्ट्रॉय एंड रिलेशन अमंग देम, उनके बीच में कौन सा रिलेशन है, ये कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम। देखो प्रोसेस में इक्विलिब्रियम मेंटेन है या कि नहीं, क्योंकि कोई भी कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। लगभग 80-90-99% प्रोसेस होने के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन होना ही होना, लगभग, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ या नहीं हुआ ये भी कौन बताएगा, जी, ओके। तो थर्मोडायनेमिक्स की दीज आर द एप्लीकेशंस, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे लिमिटेशंस क्या हो जाएगी कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। अगेन यहां पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कमियां हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए कितने मिनट में हो जाएगी रिएक्शन, ठीक, कितने घंटे में हो जाएगी, ओके। और नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो लिमिटेशंस है, उनको लिखने का आवश्यकता नहीं, ठीक है, समझ लो ऐसे, ओके। तो ये है तुम्हारा डेफिनेशन, एप्लीकेशन और कुछ जो लिमिटेशन मैंने ऑलरेडी बताई, लिखने की आवश्यकता नहीं, ये सब कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। ये आता है, ये तुम्हारा क्या थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ ये है, एंट्रोपी लॉ ऐसे बोलते हैं, उसको बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को डाउट, यू कैन कमेंट मी।
तेजी के साथ आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ तक किसी कोई डाउट है। फास्ट कमेंट। आप लोग कमेंट भी कर दिया करो, तो मुझे लगे हाँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया, उसके आगे चलना। ओके चलिए अब स्टार्टिंग करेंगे किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके टर्म्स और टर्मिनोलॉजी, ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करेंगे। तो हेडिंग डालो सम बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन, सम बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और थर्मोकेमिस्ट्री। जल्दी से वो यहाँ पे लगाता है। आप लोगों को ऐसा पढ़ाएंगे लगभग 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो फिजिक्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग अपना लेवल पर पढ़ेंगे केमिस्ट्री लेवल का। अच्छा किसी ने, चलिए तो सम बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस में पहला टर्म आता है कि हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सिस्टम। ओके, सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? तो फर्स्ट टर्म लिखो सिस्टम। ये टर्म है जो डिफाइन करेंगे इंटायर थर्मोडायनेमिक्स के लिए एप्लीकेबल है। पहला सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? तो समझ लो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। ओके, एग्जांपल, ठीक है, कॉफी की बात करेंगे, चाय की बात करेंगे, चाय पीना, कॉफी, चलो कॉफी से काम चलाते हैं। कॉफी इन क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल में जो कॉफी होती है दिस इज नोन एज सिस्टम। ओके, या फिर ट्यूब लाइट, या फिर बल्ब। कैसा? एक मिनट, ग्लोइंग बल्ब लिखो। ग्लो मीन्स होता है जलता हुआ, ग्लोइंग बल्ब। अब कोई भी बल्ब है अगर ऑन है तो उसके अंदर प्रोसेस हो रही है वो सिस्टम है, ठीक है। ट्यूब लाइट, उसके अंदर प्रोसेस हो रही है वो सिस्टम है। कॉफी इन कोल्ड क्लोज्ड वेसल, कोई क्लोज्ड वेसल है उसके अंदर तो कॉफी है, उसे बोलते हैं सिस्टम। ओके, उसका ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे गाड़ी का इंजन क्या है? एक सिस्टम है। ओके, हमारा कुकर क्या है? इससे हम लोग भोजन पकाते हैं, सब्जी चावल रोटी। कुकर जो क्या है? कुकर एक क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम है जिसमें हम लोग फिक्स क्वांटिटी ऑफ मास का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है। ओके, फास्ट कमेंट कीजिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? एनीबॉडी हैव डाउट? यहाँ तक इसको रफ करें, आगे चलें। आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? अरे सिस्टम की बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखो
सिस्टम को समझना और न समझना ये सब तुम पे डिपेंड करेगा। देखो डेफिनेशन से मतलब नहीं है, तुम्हें समझना चाहिए क्योंकि सिस्टम कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जिसका मुझे ऑब्जर्वेशन करना है वो सिस्टम कहलाएगा। अब तुमने कंडीशन लीजिए यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? अर्थ इज सिस्टम। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट आता है सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग्स क्या हो जाएगी? जैसे मान लीजिए फिक्स क्वांटिटी ऑफ मास हमने दिया, दिस इज, ये एक सिस्टम है। ओके, तो जो बाउंड्री हमने बनाई, दिस इज, जो बाउंड्री है इसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? दिस इज बाउंड्री। ओके, अब देखो सिस्टम की जो लेयर रहेगी और इसका जो बाहरी जो पार्ट है इसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। ओके, पॉइंट क्लियर है सभी को? रब कर दे इसको। देखो तो सराउंडिंग्स क्या होती है? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सिस्टम, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, दिस इज नोन एज सराउंडिंग्स। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री होती क्या है? It may be real or imaginary. It may be real or imaginary. Between system and surrounding. Okay? जैसे यहाँ पे क्या रियल बाउंड्री दिख रहा है ना, रियल बाउंड्री फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कुकर लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने कुकर बनाया भयंकर वाला, हमको लगना चाहिए कुकर। ठीक है, खाना तो नहीं हो गया गैस की। देखो इन द सेम वे, देखो सब लोग देखो ध्यान से, एक कुकर है हमारे पास, कुकर के अंदर जो भी समथिंग है दिस इज नोन एज सिस्टम। ओके, तो कुकर की बाउंड्री लेयर जो है उसको बोलते हैं बाउंड्री, एंड इसके जो बाहरी पार्ट है इसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। ओके, कुकर का जो सारा कुछ जहां पे रखा हुआ है, इससे नेक्स्ट टर्म आएगा उसे बोलते हैं यूनिवर्स, जहां पे सारा कुछ है। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना?
सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, अच्छा आप लोगों को रियल बाउंड्री तो देख लिया, ठीक है, जैसे इंडियन में जो प्रोसेस हो रहा है उसमें रियल बाउंड्री होती है। अच्छा, इमेजिनरी बाउंड्री की बात कैसे कर रहे हैं, हमने यहाँ देख लिया वर्ड इमेजिनरी बाउंड्री। इसको समझिए जरा, इमेजिनरी बाउंड्री की बात हो रही है, इसे कोई भी नदी है, नदी के ऊपर जो एयर है ना, एटमॉस्फेयर है, उसका जो नदी से कांटेक्ट है, वहां पे कोई लेयर है या फिर कोई बाउंड्री है नहीं है ना, लेकिन दोनों के बीच कांटेक्ट है ना, उसे बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। एक बाउंड्री होगा ना जिसके बाद ऊपरी लेयर अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। क्लियर है? इन दिस वे यू कैन से दैट imaginary boundary exists between the atmosphere and ocean water, river water, pond water, etc. ओके, चलिए ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। कितना टाइम? अब देखो सिस्टम नोट लिख लो, बेस्ड ऑन बाउंड्री। ओके, सिस्टम जो बाउंड्री बेस्ड होता है दो टाइप का बनेगा, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंदर आ जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम आ जाएगा। ओके, तो बाउंड्री पे डिपेंड करेगा। लिखिए, ऑन द बेस ऑफ बाउंड्री सिस्टम आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज द ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम में इसका आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ हीट एंड, ओपन सिस्टम एक्सचेंज ऑफ हीट या फिर टेम्परेचर एंड मैटर। मैटर समझ लो ना, समथिंग बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें क्या रहेगा, कि ओपन सिस्टम में क्या रहेगा, एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट मतलब टेम्परेचर, एंड मैटर, मैटर समथिंग कुछ भी हो सकता है, इन और आउट कर सकते हो, निकाल दे सकते हो, डाल भी सकते हो, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, अब एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक ओपन वेसल में तुम वाटर को बॉइल कर रहे हो, एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर बॉइलिंग इन ओपन वेसल। ठीक है, चाय भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कॉफी जो भी मन करे, चाय कॉफी सब चलेगा, किसी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये मुक्त का पाउडर है, ठीक है, एक घोड़ा होने का आसान तरीका है, लेकिन हम पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब हम पे रिएक्शन नहीं कर रहा है। ओके, देयर इज प्रॉब्लम एनीथिंग ओपन, इसको एग्जांपल से और समझते हैं। ठीक है, एक हमने क्या लिया, ओपन लिया कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, इसमें से वाटर, व्हाट इज दिस, दिस इज योर वाटर, अपना H2O। ठीक है, अब लोग घर पे बोला तो H2O हमें चाहिए, केमिस्ट्री बात क्या बोला है, ठीक है, H2O हमें चाहिए, हमको H2O ग्लास में डाल दो, घर वाला भी पागल हो जाएगा, लड़का कुछ ज्यादा ही केमिस्ट्री पढ़ लिया क्या। चलिए, इससे हमने क्या किया, ये ओपन है ना, देखो दिस इज ओपन,
रिएक्शन होगी धमाकेदार। मतलब जब भी सोडियम को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है और एक विस्फोट होता है। क्यों होता है उसका रीजन समझो। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, सोडियम लिया और वाटर लिया, ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, ये लिक्विड है, और प्लस H2 गैस बनेगी, ठीक है। अब देखो ये H2 गैस बनेगी, ठीक है। अब दोनों मन कर रहा होगा इसको बैलेंस करने का, तो कर लो, किसी ने रोका, ठीक है। ये हो जाएगा 2Na, तो यहाँ पे H2 हो गया 4 और इधर से 2H2, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। ओके देखो, तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो होती है इसमें डेल्टा H की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। निगेटिव रहेगी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। रिएक्शन कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है, मतलब एक्सप्लोजिव रहेगा, ठीक है। अगर आप वाटर में सोडियम को ऐड करते हैं तो विस्फोट होता है। क्यों होता है, उसका मेन रीजन यही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन गैस जो है ये क्या हो बताइए, ये इन्फ्लेमेबल है, मतलब ज्वलनशील होता है। जैसे तुम्हारा थोड़ा हीट यहाँ बनी, जैसे ये जल जाएगा, जब जल जाएगा क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। तो ये ओपन सिस्टम की कहानी है, एग्जाम्पल तुमको समझाया, इसका प्रैक्टिकल घर पे ना करें, ठीक है, ये सावधानी पूर्वक किया जाता है। अगेन नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ, नहीं, एक्सचेंज ऑफ heat only, exchange of heat only, not the matter। मतलब अब यहाँ पे क्या कुकर आ जाएगा अपना, ठीक है, कुकर समझ रहे हो ना। कुकर में क्या होता है, एक बार तुमने दाल चावल बना के डाल दिया, ठीक है, मतलब मिक्स करके अगर फिल कर दिया तो पकने के बाद इसको निकाल सकते हो। उसमें हम लोग अलग से उसमें से ऐड नहीं कर सकते राइस या कोई भी, या फिर उसको निकाल भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे क्या है। लेकिन उसको हीट दे सकते हैं ना, हीट तो उसको दे ही रहे ना, मतलब उसको हीट दे रहे हैं, लेकिन मैटर नहीं एक्सचेंज हो रहा है। मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल। ऑलराइट, नी डाउट, यहां तक किसी कोई समस्या है? ये सब बड़ा आसान चीजें हैं, ठीक है, बेसिक टाइम में, इसलिए मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। नोट कर लीजिए आप लोग भी इसको अच्छे से। और फर्स्ट डे इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ये तुम लोगों को हो सकता है आता भी हो। ठीक है, तो पॉइंट वन है, इसको बना सकते हो। कोई भी सिस्टम लिया, उसके अंदर हमने हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, यहां पे सिर्फ हीट एक्सचेंज होगा। ओके, तो ये हो जाएगा क्लोज सिस्टम बन जाएगा। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
आइसोलेटेड होता क्या है? देखो आइसोलेटेड सिस्टम में नो एक्सचेंज ऑफ हीट और मैटर, ना तो हीट का एक्सचेंज होगा ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, पॉइंट समझ में है? जैसे थर्मोप्लास्ट, थर्मोप्लास्ट जानते हो ना, थर्मस, जिसे तो पानी लेके आते हो पीने के लिए, ठीक है, सभी के होगा, बॉटल लेके आते हो ना पीने के लिए, तो ये थर्मोप्लास्ट है, थर्मस जिसे बोलते हैं। उसमें वाटर को हम लोग जिस टेम्परेचर पे फिल करते हैं वो टेम्परेचर उसका रिमेन कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसकी वाल्स होती हैं वो डायथर्मिक होती हैं, उनमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट और मैटर रहेगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे वर्ड लिखो डायथर्मिक वाल्स। डायथर्मिक वाल्स क्या होती हैं? या फिर बाउंड्री, ये भी एक टाइप का बाउंड्री है, ठीक है। तो डायथर्मिक वाल्स क्या होती हैं? अप्लाई इन दी आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। इसको बनाने के लिए हम लोग फोम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फोम, ठीक है। मैक्सिमम टाइम फोम क्या होता है? प्लास्टिक होता है। देखो जो भी इंडस्ट्री होती है ना, थोड़ा समझना इंडस्ट्री के बारे में, वहां बड़े बड़े कंटेनर होते हैं या बॉयलर होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, हजारों लीटर्स, दसियों हजार लीटर्स में जो भी केमिकल्स है या फिर जो भी रिएक्शन करना है वो आ जाता है। अगर मान लीजिए उनकी वाल्स को लोग डायथर्मिक नहीं करेंगे तो ऑल वेदर, मतलब हर एक वेदर में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गर्मी के समय में क्या होगा? मान लीजिए कूलिंग प्लांट है, अगर तुम उसको थर्मोफ्लास्क एप्लीकेबल नहीं है डायथर्मिक वाल्व, तो हीट बाहर जाएगी ना, तो कूलिंग नहीं होगा। तो इंडस्ट्री में जितने भी तुम्हारे इक्विपमेंट होते हैं, बॉयलर्स वगैरह बड़े बड़े, वो सारे डायथर्मिक वाल्व से कवर रहते हैं, मतलब उनको किसी भी मौसम में कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उनके लिए हम लोग उसके चारों फोम का यूज करते हैं, फोम, ठीक है। वो सारे फोम में लगे। जैसे हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसका जो गेट होता है या सराउंडिंग होता है उसमें सब में फोम फिल होता है, कभी तोड़ के देखना, ठीक है ना। तो फोम क्या होता है? आइसोलेटेड वॉल्स को क्रिएट करने का एक केमिकल होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको फिल कर देंगे, अपने आप सॉलिड फॉर्म में फिल हो जाएगा वो तुम्हारा, ओके। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये रहा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओके। देखो दिस टाइप ऑफ सिस्टम बाउंड्री, ये थोड़ा नोट कर लो, दिस टाइप ऑफ सिस्टम बाउंड्री सिस्टम तो लिख लो, आर नोन एज एडियाबैटिक सिस्टम। वैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। एडियाबैटिक का बेसिक मीन्स होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर। एडियाबैटिक हो जाता है, ADIABATIC। तो हमारे क्वेश्चन में आइसोलेटेड सिस्टम नहीं आएगा,
हमारे क्वेश्चन में आएगा कि एडियाबैटिक बाउंड्री, तो आपको तुरंत माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। एडियाबैटिक का बेसिक मीन्स होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर। ऑलराइट, तो ये तुम्हारे बेसिक टर्म कंप्लीट हो गए यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। ओके, क्या लाइव लेक्चर नहीं हो रहा है क्या? लाइव तो चल रहा है ना। चलिए इसको आप करते हैं। ये बेसिक था, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। सम बेसिक टर्म्स, पहला मैंने बताया सिस्टम, अगेन बाउंड्री, ठीक है, सराउंडिंग्स, यूनिवर्स, टाइप ऑफ द सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड, दिस इज नोन एज एडियाबैटिक। यहां तक सारा कुछ कंप्लीट हो गया। ओके, अब थोड़ा सा लोग समझते हैं, ठीक है। एक हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में दो टाइप की होती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। तो यहां पे जरा लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी होती है उनको क्लासिफिकेशन आएगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर थर्मो से पूछा तो नीट के लिए विशेष कि यहां से तुमको बताना पड़ेगा एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव, ठीक है। इसको यार ध्यान में रखना है। तो हेडिंग डालो, द प्रॉपर्टीज associated with system are a bulk mass is known as, जानते हो ना, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। These are two types, ठीक है। ये बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं, इसको नोट कर लो। तो एक, चलो इसको हम रद्द कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखेंगे टाइप, चलिए आ जाना चाहिए। तो इधर लिखिए जरा, इधर आप लोग लिख लीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और यहां पे इधर लिख लीजिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चल रहा है ना? पता लगे
मास डिपेंडेंट, इसको ऐसे सिंपल से याद रखना। यहां में क्या रहेगा, मास डिपेंडेंट, ये क्या रहेगा, मास इंडिपेंडेंट। ओके, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम व्हिच आर डिपेंड ऑन द मास इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ द thermodynamic process a system which are not depend on the mass is known as intensive property। तो इसको याद रखना, ऐसे इसको याद रखना, ट्रिक समझ लो थोड़ा सा या फिर अपने तरीके से। इंटेंसिव, तो इधर भी क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट, बस एक याद रहेगा तो याद रहेगा, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, आईएन दो बार लगा दो, अदरवाइज तुम लोग अपना भी ट्रिक सोच कर सकते हो, तुम लोग महान लोग हो, ठीक है, जैसा भी है लर्न कर लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, अब दूसरी ट्रिक देखो, यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो याद रखना डिफाइन करने का तरीका है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल टू एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई तुमसे पूछ लिया गया, ठीक है, कोई भी पूछ लिया गया टर्म, उस टर्म को तुमको बताना है कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी बताओ, डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है। अब जरा डेंसिटी तुम्हारा प्रॉपर्टी कैसा है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, ओके। अब समझिए, देखो मास जो है कैसी प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड करेगा ना, मास तो मास ही होता है, तो ये हो जाएगा एक्सटेंसिव EX। अगेन वॉल्यूम क्या होता है बताइए, वॉल्यूम भी तुम्हारा मास ही तो है एक टाइप का, ठीक है, वॉल्यूम को लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, मास लेवल ऑफ सॉलिड फॉर्म में लेंगे, ओके, तो ये भी तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या बताया, दोनों का डिवीजन, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव का डिवीजन क्या होता है, इंटेंसिव, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक के द्वारा तुम किसी को भी क्लासिफाई कर सकते हो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, ओके। अगला पॉइंट, ऑल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है या फिर वर्क, ऑल एनर्जीज एंड वर्क आर कंसीडर्ड इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब कुछ चल रहा है सही, ओके, चलने दो। कितने लोग देख रहे हैं, बहुत कम हो गए, चलिए। तो हमने बताया सारी एनर्जी क्या हो जाएंगी, एंड वर्क्स, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑल एनर्जी एंड वर्क कंसीडर्ड इन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, तो पहला आ जाएगा मास, लेंथ, वॉल्यूम, कुछ क्वांटिटी हम लिख रहे हैं, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो, ये सारी इसी में आ जाएंगी। इसके बाद एनर्जी,
एनर्जी में सारी पहली एनर्जी इंथैल्पी डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एंट्रोपी, एंट्रोपी अगेन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और भी तुम्हारी जितनी टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है। और वर्क डन, जो भी तुम्हारा एनर्जी हो गई या फिर वर्क डन हो गया, और इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी। अगेन इसके बाद देखो, इसका तो फोर्स जो रहेगा, अब बताइए फोर्स अगेन काइनेटिक एनर्जी, ये सब नोट करते जाओ, ठीक है। फोर्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी तुम्हारा क्या है, इसी में आएगा। और क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये सारे टर्म तुमको जो है पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। होते तो बहुत सारे हैं, तो सिंपल तरीका है, कितना याद करोगे, बेसिक कुछ याद कर लो तो दिखाएं। इसके बाद यही लगाना, अगर दो एक्सटेंसिव है उनका डिफरेंट नहीं, जो डिवीजन क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, श्योर शॉर्ट इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, या फिर इससे अलग भी आ सकता है, तो इसको तुमको इस तरीके से समझ लेना है, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। तो ये हो गए तुम्हारी ऑल एनर्जी टर्म्स आर कंसीडर्ड इन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। और जो तुम्हारी फोर्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, मास, लेंथ, वॉल्यूम, ओके। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करेंगे, मास पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। जितने मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाए हैं, ठीक है, ऑल आर कंसीडर्ड इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब लिखा सारे, जैसे पहला मोलैरिटी, अच्छा मोलैरिटी, और क्या है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और फॉर्मेलिटी, all are considered in the intensive property, okay. Point is clear. Now again, नंबर ऑफ मोल्स इसमें रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, ओके। अब मैं आप लोगों से एक वर्ड पूछ रहा हूं, जरा बताइए लोग, पीएच। अब पीएच मैंने लिख दिया उधर, गलती से लिख दिया, चलिए पीएच बताइए, इंटेंसिव एक्सटेंसिव है, बताइए आप लोग। पीएच जो है एक्सटेंसिव इंटेंसिव है, तो मैंने गलती से उधर लिख दिया, ठीक है। गलती का एहसास मुझे बाद में हो रहा है, बताइए पीएच होता क्या है, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन,
ओके, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहा है ना, तो मीन्स क्या हो जाएगा, pH विल बी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, pH हमारा क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस आयन लिखा हुआ है इसलिए pH क्या होगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और देखो इधर हीट कैपेसिटी है, इन सब के फॉर्मूले तुमको बाद में बताएंगे, अभी लिख लो। देखो हीट कैपेसिटी नॉर्मल चीज हो गई ना, अगर हम बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी, मतलब उसकी मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी ना। जब भी मोलर वर्ड आ जाएगा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है वो सारे इधर आएंगे, ये भी याद रखना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? मान लीजिए वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा 84 है, ठीक है, तो 1 लीटर मास में भी 84 आएगा, चाहे तुम 10 लीटर मास हो उसमें भी 84 ही रहेगा। जितने भी कांस्टेंट है ये सारे के सारे इसी में डाल देना, याद कर लो, इसमें लिख लेना ऑल कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं कहां पे, यहां पे ऑल कांस्टेंट। ओके, कंसीडर इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम्स इन द, किसमें आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, नोट कर सकते हो। मतलब गैस कांस्टेंट किसमें आएगा, गैस कांस्टेंट भी इसी में आएगा। तो मैंने बताया ना ऑल टाइप ऑफ कांस्टेंट। अच्छा एक और बचा हुआ है, कुछ अभी बच गए, ठीक, इनको ऊपर नोट किए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच गई है, तो यहाँ से आने के बाद आप लोग यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे पहला आता है टेम्परेचर। अब बताइए टेम्परेचर जो मास पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है, तो टेम्परेचर किस में कंसीडर होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। ओके, एनीबॉडी डाउट, किसी को भी? जब भी आपको डाउट लगे तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफरेंस मतलब डिवीजन कर देना, इंटेंसिव क्या निकल आएगा। ओके, और भी बताइए। ये बताइए सर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे के सारे कहाँ होंगे, इंटेंसिव में होंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये मास पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। और कुछ बहुत सारी चीजें इसमें हैं कि तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी था ना, ये भी इसमें आएगा, और डेंसिटी किसमें आएगा, तुमको डेंसिटी बताया था कि मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। और कुछ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी फिक्स होता है। अच्छा, तो गिब्स फ्री एनर्जी वो कहाँ आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, उसका मन की बात है, तो गिब्स फ्री एनर्जी किसमें आएगा, एक्सटेंसिव में आएगा, क्योंकि एनर्जी है ना,
तो सिंपल सा मोटा मोटा आइडिया इसका देखो मोटा भाई, ठीक है। जितने भी एनर्जी होंगी उनको कंसीडर करेंगे हम लोग एक्सटेंसिव में, और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होंगे, कांस्टेंट टर्म होंगे, ऑल कंसीडर इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बस बेसिक आइडिया है। वर्क डन, फोर्स, वो सारे उधर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे कि कौन सी प्रॉपर्टी देता है। ऑलराइट, यहां तक किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? ये तो इसमें कई बार क्वेश्चन आएगा, ये नीट और नीट के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है, कोई एक प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आने की, ओके। तो इनको सबको क्लासिफाई कर दिया हमने, आपको समझा दिया मेन पॉइंट कि कैसे होगा, ओके। यहां तक किसी की प्रॉब्लम? इसको नोट कीजिए, बेसिक पॉइंट भी मैं इसको बता देता हूं। इसका ट्रिक ये है, इंटेंसिव में क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, आयन आयन, तो याद रहेगा, ठीक है। इसका लंबी ट्रिक हमने बताया था कि इंटेंसिव होता है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव होता है, ओके। इसका मोटा मोटा आइडिया क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ऑल एनर्जी और वर्क डन, जितने टाइप की एनर्जी तुमको मिले, सारी टाइप की, फोर्स भी एक एनर्जी है, ठीक है। फोर्स और एनर्जी सारे इसमें कंसीडर हो जाएंगे। इधर आने के लिए सिंपल सी बात, जितने भी कांस्टेंट हैं, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, सब इधर आ जाएंगे। इससे भी काम नहीं चलता है तो ट्रिक लगाना आप लोग लास्ट में, जब किसी का नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक क्या लगाओगे, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव, ओके। होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना पढ़ाया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। वो तो सिस्टम, बाउंड्री, ये सब तो बेसिक आइडिया था, क्वेश्चन तुम्हारा यहां से पुट होता है, ओके। ऑलराइट, तो ठीक है, हम लोग इसको क्लोज करते हैं आज का सेशन। कल से अब आगे स्टार्ट होगा थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, कुछ पाथ फंक्शन होते हैं, तो आप लोगों को हम भेज देते हैं, उसको आप पढ़िए आप लोग उसको, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा हल्के मत लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, इससे श्योर एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसका लिमिट नहीं है। जितना तुमको बताया ना, ये सब लिमिटलेस है, इसके अलावा पूछ सकता है ये तो, इसलिए डिफरेंशिएट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए आज के लिए